अच्छा, इसको देखना तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। बताओ, टॉर्क जो टाउ है वो टाउ किसके बराबर होगा? आई अल्फा के। ये जो फॉर्मूला आया है इसमें ध्यान देना। जैसे चलो मान लेते हैं कोई बॉडी बना लो ऐसे जो है इस तरीके से, और यहाँ पर उसका एक्सेस है, क्लियर ना? और इसी के अबाउट जो है मान लो उसको टॉर्क लगाया गया ऐसे जो है किसी बिंदु पर। बताओ, टॉर्क लगाओगे तो ये जो पूरा बॉडी है वो घूमेगा ऐसे। जब टॉर्क लगाने से इसका बॉडी पूरा घूमेगा तो टाउ के बारे में क्या बोला जाए? देखो, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि पूरा बॉडी ऐसे घूमेगा तो ये एक्सिस जो है ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा एक्सिस। तो सब में जो है इसको चलो नाम देते हैं ओ। तो एक्सिस या ओ अक्ष के, देखो ध्यान देना, ये बल आघूर्ण जो है मतलब टॉर्क, टॉर्क किसी बल का होता है। बल आघूर्ण किसका होता है? किसी बल का होता है। वो किसके ऊपर लगाया जाता है? पिंड के ऊपर लगाया जाता है। और ध्यान देना, कोई ना कोई एक्सिस जरूर तुम्हें लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दे रहना। जैसे इस पिंड के ऊपर जो बल आघूर्ण निकाला जा रहा है, इस बल का बल आघूर्ण, तो उसको निकालने के लिए कोई ना कोई एक्सिस क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिना एक्सिस मालूम किए हम लोग बल आघूर्ण के बारे में कुछ नहीं बता सकते। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस कहाँ लिया गया है। अब देखो, आई क्या है तो बोलेंगे, ध्यान देना हम क्या लिखवा रहे हैं, उसी एक्सिस। अब उसमें लिखवाना होता तो हम सिर्फ बोलते जड़ता गुण, पिंड का जड़ता गुण, लेकिन नहीं, पूरा बोलो। जिस एक्सिस के परितः टॉर्क निकाले हो ना, बल आघूर्ण, उसी एक्सिस के परितः ये भी निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये किसी और एक्सिस के परितः बल आघूर्ण निकाल लिया और किसी और एक्सिस के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया, नहीं। जिस एक्सिस के परितः बल आघूर्ण होगा उसी एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। और अल्फा क्या है? उसी, ये भी होगा पिंड का जड़त्व आघूर्ण। पिंड का क्या होगा? ये अल्फा क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। ध्यान देना, ये क्या है? आघूर्ण किसका है? बल का। लेकिन जड़त्व आघूर्ण किसका है? पिंड का। किसका है? पिंड का। तो देखो ध्यान देना, ये एक्सटर्नल मतलब बाहरी वाले पर निर्भर करता है। ये बाहरी वाला लगाता है, बाहरी वाला लाता है। ये पिंड का आता है, ये पिंड का होता है ना? इसको ध्यान देना, ये एक्सटर्नल होता है, बाहरी, बाहरी बल द्वारा होता है। बल ही है किसके अंदर? पिंड के अंदर, किसी अक्ष के परितः। नोट कर लो, ये पूरा टर्म क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस टाउ बराबर आई अल्फा बोल दिया हो गया का। नोट, इसका सॉल्यूशन देखो, पहले प्रोसेस को समझो। देखो, टॉर्क तुम्हें अलग से निकालना बता दिए, कैसे निकालते हैं। वो बराबर होगा आई अल्फा, आई को भी अलग से तुम पढ़ लिए हो और टाउ को भी निकालना पड़ लिया इसमें, कि जब दोनों निकालने आ गया तुम्हें अलग अलग, तो टाउ बाई अल्फा कर देना, आ जाएगा कोणीय त्वरण। वो पहला तो क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। अच्छा, तो टॉर्क कैसे निकालोगे? तो टॉर्क के लिए बोले थे, जैसे मान लो ये एक्सिस है तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो। एक इधर आ जाएगा, कितना बताओ? 50 cos 37, 0.8 होता है, आ जाएगा 40। उसी तरीके से इधर 0.6 होगा, आ जाएगा 30। बताओ, ये वाला जो फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स तो एक्सिस से पास कर जाएगा, इसका टॉर्क 0 आ जाएगा। तो टॉर्क यहाँ पर दो पार्ट के द्वारा तुम्हें निकालना है, एक 40 के द्वारा, दूसरा 30 के द्वारा।
लेकिन तुम्हें ये दिख रहा है कि 40 के द्वारा टॉर्क क्या हो गया, 0। तो नेट टॉर्क वही आएगा जो 40 के द्वारा आएगा, 40 न्यूटन के द्वारा। अब 40 न्यूटन के द्वारा कितना टॉर्क होगा बताओ। एक्सिस और रॉड के अंत बिंदु यहाँ के बीच का दूरी कितना है, 2 मीटर। तो 2 मीटर है, तो आर एफ परपेंडिकुलर, तो आर हो गया 2 मीटर। एक्सिस से जहां बल लगता है उनके बीच का दूरी 2 मीटर, गुणे परपेंडिकुलर बल कितना हो जाएगा, 30। कितना आ गया, 60। बताओ आई निकालना चाहते हो तो किसी भी रॉड का उसके अंत बिंदु से होता है ml²/3। द्रव्यमान हो जाएगा 5 kg, और जो एल है हो जाएगा 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा /3। और देखो ये आ गया 20/3। अब देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो क्या करना, अल्फा इजकल टू टॉर्क आ गया 60 बटे आई आ गया 20/3। देखो ये आ जाएगा 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो तुम ध्यान दिए होगे, जिस एक्सिस के परितः टॉर्क निकाले थे उसी एक्सिस के परितः जड़त्वाघूर्ण भी निकाले हैं। देखो यही ना है, टॉर्क हो गया उसी एक्सिस के परितः, जड़त्वाघूर्ण हो गया उसी एक्सिस के परितः, तो जो कोणीय त्वरण आएगा वो भी उसी एक्सिस के परितः आएगा, मतलब इसी एक्सिस के परितः जो है ये ऐसे अल्फा से घूमेगा। तो तीनों के लिए एक ही एक्सिस के लिए बात करना, तीनों तीनों बातें एक ही एक्सिस के लिए करना। अब बताओ तुमसे पूछ रहा है ओमेगा कोणीय वेग, बताओ कोणीय वेग बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी की तरह। बताओ 3 सेकंड पर पूछ रहा है, 3 सेकंड पर प्रारंभिक तो चलना शुरू किया था तो 0 हो गया, कोणीय त्वरण हो जाएगा 9 और समय हो जाएगा कितना बताओ, जितने सेकंड पूछ रहा है भैया 27 रेडियन पर सेकंड। चलो एक आ गया आंसर ये, दूसरा आंसर ये आ गया। तीसरा नंबर ऑफ चक्कर पता करना है, तो पता करो कि नंबर ऑफ चक्कर के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है n बराबर थीटा अपन 2 पाई, जितना एंगल टोटल होगा बटे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो जितना चक्कर लगाएगा वो आ जाएगा। तो पहले तुम्हें क्या पाना है, थीटा, क्योंकि थीटा आएगा तभी तो 2 पाई से भाग दोगे तभी तो n आएगा नंबर ऑफ चक्कर। मतलब थीटा पाने के लिए देखो तुम्हें समय दिया है 10 सेकेंड, तो s बराबर देखो ये s की तरह है, ये कोणीय विस्थापन होता है, वो विस्थापन हाफिटी स्क्वायर वाले फॉर्मूले की तरह यहाँ पे यूज करो। तो देखो s बराबर यू टी मतलब प्रारंभिक ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लेकिन चलना प्रारंभ किया तो ओमेगा क्या हो जाएगा 0, थीटा निकालना है हाफ। बताओ अल्फा का मान कितना है 9 और समय 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो 100 और 100 का आधा 50, अब 50 गुणे 9 कितना 450, ये थीटा आ गया। देखो नंबर ऑफ चक्कर बराबर एन बराबर हो जाएगा 450 रेडियन बटे 2 पाई रेडियन। तो चूंकि नंबर ऑफ चक्कर पता करना है तो इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो संख्या बताएगा ना कितना संख्या है चक्कर का, रेडियन रेडियन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 100 नहीं 225 बटे पाई, ये देखो इतना चक्कर संख्या आएगा, है ना। ये आ गया तुम्हारा। मतलब किसी भी बिंदु का वेग चाहिए तो क्या करोगे, मैं कितने सेकंड में, 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर मध्य बिंदु का, बताओ मध्य बिंदु का अगर वेग तुम्हें चाहिए v बराबर, तो क्या होता है आर ओमेगा। तो दो टोटल दूरी कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर का आधा कितना हो जाएगा 1 मीटर, आर का मान 1 मीटर आ गया क्योंकि यही होता है बिंदु और एक्सिस के बीच का दूरी 1 मीटर हो गया। ओमेगा का मान दिया है, ओमेगा का मान 3 सेकंड पर कितना दिया है 27, तो ध्यान देना आ जाएगा
मध्य बिंदु का चाल v बराबर क्या, आर ओमेगा। आर कितना है, 1 गुणे ओमेगा कितना है, ओमेगा 27, 3 सेकंड में पूछ रहा है, तो आएगा 27 मीटर पर सेकंड। क्लियर ना। सुनो ध्यान से, तो शायद इस क्वेश्चन से थोड़ा हट करके है। ऐसा करते हैं, पहले इसको नोट करो तो क्वेश्चन के रूप में करवा देते हैं। पहले इसको नोट कर लो। ध्यान दो, देखो जैसे बताओ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इसको हम लोग कैसे डिराइव किए थे। देखो ये जो पहली बार ये आई का नाम आया था वो कहाँ पर आया था, तुम्हें याद दिला दे रहे हैं। तुम पिछले लेक्चर को देखोगे, जैसे किसी भी पिंड का हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लेते थे डीएम डीएम मास का, तो वहां से शायद ये आया था लास्ट में हाफ ओमेगा स्क्वायर dm1 r1 स्क्वायर प्लस dm2 r2 स्क्वायर। ये जब तुम पन्ना पलट कर देखोगे ना, पिछले लेक्चर को तुम देखोगे, तो तुम्हें इसका पूरे पिंड का गतिज ऊर्जा का यही एक्सप्रेशन आया था, गतिज ऊर्जा बराबर। तो बोले थे इसी को एक नया नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या नाम देते हैं, जड़त्व आघूर्ण। तो ये बन जाता था हाफ, ये हो गया आई ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद हम ये भी बोले थे कि देखो ये फार्मूला जो है हाफ एम वी स्क्वायर जैसा है, जहां पर v है किसी पिंड का वेग या किसी वस्तु का वेग है, और ये जो है क्या होगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जगह ले लेता है जड़त्व आघूर्ण, और वेग का जगह लेता है कोणीय वेग। उसी तरीके से देखो F बराबर एम ए में F का जगह लिया था टाउ, M का I, और ये अल्फा। तो ये भी देखो हम ड्राइव करके लाए थे, अभी पिछले टर्म पे ही ड्राइव करके इसको लाए थे। तो ये आया था टाउ बराबर अल्फा dm1 r1 स्क्वायर प्लस dm2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश, और इसी को क्या बोले थे, आई। तो ध्यान देना, ये भी जब पहली बार जड़त्व आघूर्ण आया था, इसके माध्यम से हम तुम्हें ड्राइव करवाए थे, तो उसमें बोले भी थे कि ये जो तुम अलग से आई निकालना सीख रहे हो, ये केवल गतिज ऊर्जा में ही प्रयोग नहीं पड़ेगा, ये आगे भी कई जगह पड़ेगा। तो आगे कई जगहों में एक जगह ये भी था जहां पे तुम्हें यूज पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अल्फा आई माने थे, तो ये अल्फा इंटू आई हुआ। यहाँ पे एक जगह यूज पड़ गया, एक तो गतिज ऊर्जा में आई का यूज पड़ा ही है, एक अभी और आगे ड्राइव करके तुम्हें लाएंगे, हो सकता है अगले टर्म पे वहीं पढ़ाएं हम, कोणीय संवेग। जैसे संवेग बराबर होता है mv, क्लियर ना। तो संवेग बराबर mv होगा, तो अब कोणीय संवेग आ जाएगा। अब कोणीय संवेग को ज्यादातर हम लोग l से या j से इससे डिनोट करते हैं, और ये आ जाएगा कोणीय संवेग बराबर, इसका जगह ले लेगा I और इसका जगह ले लेगा ओमेगा। तो हम भले इसको याद करवा दे रहे हैं इसके सहायता से कि कौन किसका जगह ले लेगा, उसके बावजूद भी तुम्हें ड्राइव करके भी बताएंगे कि क्यों यहाँ पर आई आएगा। जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आई कैसे आया यहाँ पर। क्लियर ना। फिलहाल तो सब याद ही कर लो। वैसे जानते हो अभी एक और जो न्यूटन लॉ में तुम्हें बताए थे, बल बराबर dp अपॉन dt, मतलब संवेग परिवर्तन का दर, ये संवेग परिवर्तन का दर है। और संवेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, बल। संवेग परिवर्तन का बल क्या कहलाएगा, नहीं संवेग परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा, बल। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे था रिप्लेस करके देखो, तो इसको हम लोग यहाँ पर घूर्णन गति में कैसे क्या नाम देंगे, तो यहाँ पर नाम देंगे, देखो बल का जगह ले लेगा टॉर्क, और P का जगह ले लेगा, P का जगह ले लेगा J या L, मान लो डीजे हो गया बाई dt। तो इसको बोलेंगे कोणीय संवेग के परिवर्तन का दर।
सब एक दूसरे से लिंक है सब। तुम्हें पहले की चीजें क्लियर हो ना, तो इन सभी चीजों को मतलब जगह को बदलना है बस। यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी वही है। वो संवेग परिवर्तन का दर है, ये कोणीय संवेग परिवर्तन का दर है। वो बल देगा, ये टॉर्क देगा। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं किसी पिंड का, हेडिंग देना किसी पिंड का गतिज ऊर्जा। जब वो किसी अक्ष के परितः क्या करेगा, घूर्णन गति। क्या होगा फॉर्मूला बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ये क्या है, पिंड का मतलब सब कुछ उसी अक्ष के परितः होगा। चाहे आई निकालना हो वो भी उसी अक्ष के परितः, ओमेगा भी निकालना होगा उसी अक्ष के परितः। नोट कर लो। तो इसको देख लो तो ध्यान देना। इधर देखो, ये बताओ जैसे बल आघूर्ण क्या था, बल आघूर्ण आर क्रॉस एफ था ना। उसी तरीके से कोणीय संवेग हो जाएगा आर क्रॉस पी। लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ाएंगे भी। जो डायरेक्ट तुम ट्रिक टाइप का याद कर सकते हो जा रहा उसको पढ़ाने, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है, इसमें टाइम लगेगा भी। ये पूरा लेक्चर जाएगा, एक लेक्चर जाएगा। तो अभी इसको हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो आसान है याद करने में, जो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, कैसे क्या बताओ। जैसे क्या होता था, संवेग बराबर mv, यही p होता है। तो कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। इसको जे से डिनोट कर लो। तो बस चूंकि याद करना आसान है इसलिए इसको लिख, इस पर आधारित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बना ले रहे हैं। बाकी डिटेल पढ़ने के लिए हम इसको पूरा एक लेक्चर पढ़ाएंगे, तब जाकर क्लियर होगा ये। तो फिलहाल चूंकि आसान दिख रहा था इसलिए लिख लिया इसको। लेकिन जो जे बराबर आई ओमेगा है, फिर वही बात बोलेंगे कि सभी एक ही एक्सिस के परितः होगा। जैसे मान लो ये अक्ष है ना, तो इसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग भी होगा, उसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण भी होगा, उसी अक्ष के परितः कोणीय वेग भी होगा। मतलब सभी के सभी क्वांटिटी उसी अक्ष के परितः होना चाहिए। बात में आया। तो कोणीय, तो इसको लिख लो। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको भी निकालना सीखेंगे और गतिज ऊर्जा को भी निकालना सीखेंगे, दोनों एक साथ। इसको नोट कर लो। अभी इसको मत नोट करना, इसको भी डिटेल पढ़ाएंगे जब लेक्चर शुरू करेंगे इसका, तब इसको भूल जाओ। इसको नोट कर लो। तो दोनों जो है गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग को एक साथ सीखते हैं। इसमें ध्यान देना, इतना लिख लिए पूरा ना। चलो अब इसमें एक पॉइंट और लिखो। इसमें क्या लिखोगे बताओ, पिंड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पूर्णतः घूर्णन गति, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सिस दिया हुआ है, इस पूरे पिंड का कोई भी बिंदु हो, अगर वो पूर्णतः घूर्णन गति कर रहा है तो इसका पहचान क्या है बताओ। अगर कोई पिंड पूर्णतः घूर्णन गति कर रहा है तो इसका पहचान क्या होगा, एकदम शुरुआत में ही तुम्हें बता चुके हैं। रोटेशन के पहले लेक्चर में बताए थे कि कोई भी पिंड पूर्णतः रेखीय गति कब करेगा, कोई भी पिंड पूर्णतः
घूर्णन गति कब करेगा? परिभाषा ये था कि अगर कोई पिंड पूर्णतः रेखीय गति कर रहा है तो उसके हर पॉइंट का जो वेग होगा, सभी बिंदु का जो वेग होगा, वो सब बराबर होंगे। इसको बोलेंगे ये पूर्णतः रेखीय गति है। उसी तरीके से पूर्णतः घूर्णन गति का पहचान है सबका कोणीय वेग बराबर होना चाहिए। किसी अक्ष के परितः हर बिंदु का कोणीय वेग बराबर होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे पूर्णतः घूर्णन गति। किसी एक्सिस के परितः किसी भी बिंदु का कोणीय वेग क्या होना चाहिए? बराबर। तो वो क्या कहलाएगा बताओ? वो कहलाएगा पूर्णतः घूर्णन गति। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखवाए हैं कि बताओ J इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये कब लागू किया जाएगा? कब ये लागू किया जाएगा बताओ? J इज इक्वल टू आई ओमेगा जब वो पिंड किसी अक्ष के परितः पूर्णतः घूर्णन गति करे। अगर इसका एक्सिस चलना शुरू कर दिया, जैसे मान लो ये तो घूम ही रहा है और ये इसका एक्सिस भी चलना शुरू कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देखो ध्यान देना, देखो ये पूर्णतः रेखीय गति है, देखो ऐसे ये हो गया। देखो पूर्णतः घूर्णन गति, देखो ये पूर्णतः घूर्णन गति है, ये चल नहीं रहा है, बस किसी अक्ष के परितः घूम रहा है। अगर दोनों मिला दिया जाए, कौन कौन सा? गतिज, रेखीय गति और घूर्णन, देखो ये ऐसे जाएगा ऐसे। तो देखो ये हो गया रेखीय गति, ये हो गया पूर्णतः घूर्णन गति, और ये हो गया दोनों का मिश्रित। इसमें मिश्र गति है, दोनों मिश्रित हैं। तो इसमें क्या है? ये घूम भी रहा है और जिस एक्सिस के परितः घूम रहा है वो एक्सिस भी चल रहा है। वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि ये घूमे भी और इसका जो एक्सिस है, अक्ष है, जिसके परितः घूम रहा है, वो एक्सिस चले भी। जब ये दोनों होगा एक साथ तो पूर्णतः घूर्णन गति नहीं कहलाएगा, वो बस में आया, तब वो मिश्र गति कहलाएगा, मिक्स मोशन कहलाएगा। क्लियर ना? तो ये कब लगेगा बताओ? जब एक्सिस जिसके परितः घूम रहा है वो एक्सिस चले ना, वो एक्सिस अपने जगह क्या हो? फिक्स हो, रुका हो। यही चीज यहां लिखवाए हैं, याद रहेगा? लिखवा दिए तो इसको ध्यान दे रहना। लिख लो तो क्वेश्चन देखते हैं। ये बना पाए कि नहीं तुम लोग? हैं? अरे कोई मालूम पहिया है ऐसे? पहिया का अक्ष कहाँ होगा? उसके बीच में। उसी को किसी रॉड से ऐसे, रॉड से जो यहाँ पे दीवार होगा, दीवार से रॉड, रॉड से पहिए का केंद्र जड़ दिया। अब ये पहिया घूमने लायक हो गया ऐसे। जब पहिया घूमने लायक हो गया तो इसी में रस्सी लपेट दिया ऐसे। इसी में से रस्सी लपेट दिया, ऐसे रस्सी लपेट करके ऐसे 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है ना। देखो त्रिज्या कितना दिया बताओ? 10 क्या? 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान बताओ? 2 केजी दिया है, द्रव्यमान 2 केजी दिया है। और ध्यान देना, तुमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से तुम पढ़ लियो ना। क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला बताओ क्या? कोणीय वेग पूछ रहा है, कितने समय बाद? 3 से, मतलब कि इसको रस्सी का ऐसे खींच रहा है, कितने सेकंड तक खींचे? 3 सेकंड तक। तो 3 सेकंड बाद पूछ रहा है
उसका कोणीय वेग पूछ रहा है, ओमेगा। अब बता और क्या पूछ रहा है, रस्सी का चाल कब, 3 सेकंड पर ही। और क्या पूछ रहा है बताओ, गतिज ऊर्जा कब पूछ रहा है, 3 सेकंड पर ही पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, कोणीय संवेग 3 सेकंड पर। अच्छा बताओ, पहला काम ये करो कि तुम ओमेगा निकाल लो, ओमेगा मतलब कोणीय वेग निकाल लो। बताओ कोणीय वेग कैसे लाओगे, कोणीय वेग मतलब वेग की तरह है, वेग की तरह है। अब वेग निकालने के लिए पहले तुम्हें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। तो यहां पर क्या चाहिए, कोणीय त्वरण। जैसे वहां पर क्या होता था ना, F बराबर ma से a लाते थे, a आने से v बराबर u प्लस ए टी में इसको रखते थे तो ये आ जाता था। वैसे यहाँ पर इज इक्वल टू आई अल्फा में पहले अल्फा लाओगे टाउ बाई आई करके, अल्फा आ जाएगा तो इसको यहाँ पर रखोगे। तो जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अगर तुम्हें अल्फा आ गया तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये चलना प्रारंभ किया तो 0। अब ये वाला यहाँ रख दोगे और समय दिया है 3 सेकेंड, ये आ गया, यही तो पूछ रहा है। ये दोनों कैसे आएगा, ध्यान देना, ये प्रैक्टिकली ऐसे ही है, ये प्रैक्टिकली ऐसे ही है कि रॉड है और ऐसे ये बंधा हुआ है, यहाँ से खींच रहे हैं। बताओ mg कहाँ लगेगा, यहाँ से नीचे mg लगेगा। जब नीचे mg लगेगा तो वो टॉर्क 0 दे देगा। एक्सिस कहाँ है, एक्सिस यहीं पर है और वहीं से नीचे mg लगेगा, टॉर्क ऐसे। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.1 गुणे जितना बल लगेगा 0.5। अच्छा चलो ये तो आ गया, और कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, खुद ही उसके एक्सिस से गुजर रहा है तो टॉर्क 0 हो जाएगा। ये जहां पर रॉड गया है जुड़ने वो भी तो बल वहीं पर लगाएगा, तो उसके द्वारा भी, रॉड के द्वारा भी टॉर्क 0 हो जाएगा। ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहिया है ना, तो पहिया ये डिस्क की तरह हो जाएगा, डिस्क की तरह। और डिस्क का ये ऐसे घूमेगा ना, एक्सिस कैसे लोगे, एक्सिस पहिया जिधर घूमता है उसके लंबवत एक्सिस होता है। ये पहिया ऐसे घूमेगा तो इसका लंबवत एक्सिस ये होगा, ये एक्सिस है, जिधर पहिया घूमेगा उसके लंबवत एक्सिस होता है। तो बताओ डिस्क का लंबवत एक्सिस के का क्या होगा, जड़ता घूर्ण। अरे हमारे उसका भाई 2 ना भाई, अरे डिस्क का ये होता है, रिंग का होता है, रिंग रहता है स्क्वायर, डिस्क है पूरा मात्रा है, तो हमारे स्क्वायर बाई 2, एम कितना है 2 kg, गुणे आर कितना है 0.1 का स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 गया, कितना आएगा यहाँ से 0.01 रख दो यहाँ पर, 0.5 आ गया टाउ का मान, ये आ गया 0.01, ये आ गया 50 अल्फा का मान। चलो बढ़ो आगे, उसके आगे आगे बढ़ो, ये अल्फा आया है, हो गया। इधर देखो, अब आई का मान आ गया, उसको रख दिया यहाँ पर, आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देना, मतलब ओमेगा बराबर, अब देखो अल्फा इजकल टू कितना आ गया 50 गुणे समय बताओ 3 सेकेंड, ये आ गया 150 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा का मान। क्लियर है। अच्छा बताओ ओमेगा का मान तो पहला तो यही पूछ रहा था 3 सेकेंड पर, तो ये का आंसर ये आ गया। अच्छा और क्या पूछ रहा है, रस्सी का चाल, सुनना ध्यान से इसको, ये बताओ
कि जब पहिया ऐसे नाचेगा, ऐसे घूमेगा, मान लो ये रस्सी है, तो पहिया के साथ रस्सी भी तो उसके ऊपर होगा। ये पहिया है, ये रस्सी है, उसी के ऊपर ऐसे चिपका हुआ है। तो जो इस पहिए का ये वाला बिंदु होगा, ये वाला, जो ये सभी बिंदु हैं, पेरीफेरी इसको बोलते हैं पहिए का, तो इस बिंदु का जो वेग होगा, पहिए के बिंदु का जो वेग होगा आगे की तरफ, उतना ही तो वेग रस्सी का भी होगा। समझने की कोशिश करो, ये ऐसे है, दोनों चिपके हुए, जैसे देखो ये दोनों दोनों साथ साथ घूमते हैं, ऐसा नहीं होता रस्सी से ऐसे स्लीप करता है पहिए पर, पहिए पर स्लीप नहीं कर रहा है, पहिया भी घूम रहा है, रस्सी भी घूम रहा है, ये केस है ऐसे। तो इसका मतलब कि जितने वेग से ये घूमेगा कि भी उसी, तो पहिए के वेग के बराबर रस्सी का भी वेग होगा, क्योंकि उसके ऊपर ही वो है। तो ध्यान देना, रस्सी का वेग बराबर क्या होगा, जो पहिए के परिधि का वेग होगा। ध्यान दे रहा ना। अब परिधि क्या होगा, आर ओमेगा। तो रस्सी का वेग बराबर आर ओमेगा, परिधि का दूरी कितना हो जाएगा बिंदु से, त्रिज्या के बराबर 0.1 गुणे ओमेगा कितना है 3 सेकंड पर। देखो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 15, दो आ गया। अब सुना ध्यान से, रस्सी का चाल भी आ गया, ओमेगा कोणीय वेग भी आ गया। गतिज ऊर्जा बताओ, गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ध्यान देना ये भी फॉर्मूला तभी लगता है जब पूर्णतः ये फॉर्मूला, यह सूत्र क्या पहचान होता है, पूर्णतः घूर्णन गति का पहचान ये होता है कि जिस एक्सिस के परितः पिंड घूमता है वो एक्सिस चलना नहीं चाहिए, वो एक्सिस रुका होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि ये पूर्णतः घूर्णन गति कर रहा है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, हाफ आई का वैल्यू कितना निकाले थे 0.01 गुणे ओमेगा, बताओ 150 ना, 150 में आएगा, ये 225/2 आ जाएगा, देख लो सही है, ये आ जाएगा 1125 शायद जूल, देख लो हो जाएगा, इतना आएगा जूल। अब बताओ कि कोणीय संवेग पूछ रहा है, कोणीय संवेग, तो J इज इक्वल टू आई अल्फा आई ओमेगा। अब आई बताओ 0.01 ओमेगा 150, 1.5 आ जाएगा। यूनिट लिख सकते हो, यूनिट केजी क्या होता है, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, यही होगा ना जी, तुम निकाल लेना, इसका होता है केजी मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन तो लिखा जाता नहीं है, इसको लिख लेना चाहिए। देखो रिलेट करोगे पिछले चैप्टर्स तो में रिलेट कर सकते हो, देखो ऐसे, ये बताओ F बराबर dp अपॉन dt होता था, ये तो क्लियर हो। अब ध्यान देना, F बराबर इसी को P फाइनल माइनस P इनिशियल बटे जो भी डेल्टा T लिखते थे, क्या लिख सकते थे, कब, जब
ये नियत होता था, ये कंडीशन था। देखो, इसी को डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तब लिखा जा सकता है जब बल नियत होगा। अगर बल बदलने वाला होगा, बल बदलेगा, एफ बदलेगा, तब डीपी अपन डीटी करेंगे। लेकिन अगर तुम ये देख जाओ कि बल नियत आ रहा है या नियत होगा, तो उस केस में ये तुम लगा सकते हो। दो कैसे, तुम्हें प्रूफ भी करके बता दे रहे हैं कैसे। क्यों बल नियत होगा तो ऐसा लग सकता है। तुम ऐसा करो, एफ बराबर डीपी अपन डी कर सकते हो, इसको इधर कर दो, तो एफ डी टी, एक तरफ बचा डीपी, इंटीग्रेशन करोगे। बताइए, जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने का नियम क्या होता है? बल बाहर कब निकलेगा? यदि एफ नियत है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इधर आ गया डीपी का इंटीग्रेशन, इधर आ गया डीटी का इंटीग्रेशन। डीपी का इंटीग्रेशन डेल्टा पी हो जाएगा, होता है ये। डीटी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन कब ऐसा हो पाया? जब एफ बाहर निकला था तब। और एफ बाहर कब निकला था? जब बल क्या था? इसलिए यहां लिखवाए थे कि जब बल नियत होगा तो बल बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हो। अगर बल बदलने वाला होगा तब तो तुम डिफरेंशिएट करोगे, अवकलन करोगे। दोनों केस ध्यान दे रहना, ये उसका प्रूफ हम बता दिए तुम्हें। तो ऐसा लिखा जा सकता है जैसा तुम पढ़ चुके हो पहले। अब रिप्लेस करते जाओ, रोटेशन घूर्णन गति में टॉर्क बराबर, पहले यहां से आ जाओ, जैसे इसको लिखे थे वैसे यहां पर लिखोगे डी जे बाई डी टी, और ये हो जाएगा डेल्टा जे बाई डेल्टा टी। बताओ ये कब लगाएंगे? बल आघूर्ण नियत हो। बदलने वाला होगा तो ये लग जाएगा। अब इसको देखना, तो जब बल आघूर्ण क्या हो? नियत हो, तो बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा जे फाइनल माइनस जे प्रारंभिक, एकदम बिल्कुल एस के जैसा, बटे जो टाइम लगा। अच्छा, जहां पर टाउ क्या होगा बताओ? बल आघूर्ण होगा, और डेल्टा टी मतलब वही टाइम इंटरवल जो समयांतराल होगा, वो डेल्टा टी आएगा। ये अंतिम वाला है और ये प्रारंभिक वाला है। जो जीरो समय शुरू वाला कोणीय संवेग है, और मान लो जीरो समय से बीतते बीतते समय मान लो 10 सेकंड था, तो 10 सेकंड वाला ये है अंतिम कोणीय संवेग। फिलहाल तुम्हें इस चैप्टर में तो यही पढ़ना है ना, क्योंकि पिछले चैप्टर में कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ चुके हो। तो जैसा ये है वैसा ये है, नोट कर लो। ये कॉन्सेप्ट या नोट पॉइंट करके लिख लो। जिस तरीके से तुम पढ़े थे उस तरीके से यहां तुम ये नोट कर लो। मालूम था कि इसी का हम उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन सोल्यूशन में, इसीलिए उसके पहले हम ये बताएंगे। मैं ऐसा थोड़ी नहीं देगा, तुम कैसे पहचानोगे? ध्यान देना, जैसे यहाँ पर है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा माध्यम है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। वैसे फिलहाल ऐसे भी तुम देख सकते हो। बताओ, तुमसे कोडी संवेग पूछ रहा है, जे मान लो पूछ रहा है, जे या एल, एल से डिनोट कर रहे हैं, तो जे बराबर क्या हो जाएगा? तो ओमेगा में आई होता है, जड़ता गुण होता है, और ये क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। तो ऐसा करो, तुम्हें आई का आइडिया नहीं है क्योंकि ये चक्र कैसा है, किस आकार का है, कुछ क्लियर नहीं है, उसको डिस्क भी नहीं मान सकते, तो तुम अभी आई लिए रहो।
ज्यादातर एग्जाम में अगर आई का जरूरत पड़ेगा तो उसका आकृति बता देगा, रिंग है कि डिस्क है कि गोला है कि क्या है, वो लिख के उसको बताना पड़ेगा अगर आई का जरूरत है तो सॉल्यूशन में। यहाँ पर तो हो सकता है आई का जरूरत ना हो। देखो हम इसको हल करने के लिए, ये पूछ रहा है 3 सेकंड पर, इसको दो तरीके से जा रहे हैं हल करने, दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा। देखना कैसे, ये सब तो लिख लियो ना किसको क्या बोलते हैं। पहला तरीका, तुम आई नहीं दिया है तो तुम आई मान लो, आई मान लो। तो ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, यहां पर देख लो ध्यान से। तुम्हें अगर आंसर पाना है, तुम्हें आई चाहिए और ओमेगा चाहिए। तुम ओमेगा कैसे ला सकते हो, तो ओमेगा का फॉर्मूला एक तो ये दिख रहा है प्रारंभ में, और अल्फा लाने का तरीका क्या होगा, तो अल्फा इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई आई, और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ देखो निकाल चुके हो तुम 50 अपॉन आई का कुछ आइडिया नहीं है कि किस शेप का है, किस आकृति का है, तो निकाल तो पाएंगे नहीं, इसको आई मान लो अभी फिलहाल में। ये आ गया अल्फा। अब इस अल्फा को यहां रख दो, तो 3 सेकंड पर तुम्हें ओमेगा चाहिए, दिया जाएगा अल्फा बराबर 50 आई गुणे 3, ये हो गया अल्फा गुणे टाइम। अब ये बताओ कि ओमेगा 3 सेकंड पर आ गया, उसको यहां रखो, तो जे बराबर आ जाएगा आई ओमेगा में आई गुणे ओमेगा आ गया 50/आई गुणे 3, आई से आई कैंसिल, 150 आ गया, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। देखो एक तो मेथड ये था, ये भी तरीका है। तो अभी तक जो तुम पढ़ते आ रहे थे उस तरीके से भी ला सकते थे, इसके पहले उस फॉर्मूला था, सब कुछ उसी से ला सकते थे। ये आंसर तुम लाओगे तो अंतर क्या है, इस तरीके में थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम, इस है कि तुम्हें डायरेक्ट रखना है सब। देखो कैसे, मतलब टाउ निकाल चुके हो, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, ध्यान देना। टाउ निकाल चुके हो बराबर कितना समय तक खींचा जा रहा है, गधेदास 5 सेकंड तक है। तुम लोग ना काली जाने दो। ये हो जाएगा, 5 सेकंड पे सब क्वेश्चन पूछ रहा था, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 5 सेकंड। शुरुआत में वो चलना प्रारंभ किया है तो शुरुआत का कोणीय संवेग जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोणीय वेग जीरो है तो कोणीय संवेग भी जीरो हो जाएगा। जे फाइनल माइनस जीरो, गुणा कर दो, जे फाइनल इक्वल टू क्या आ गया, दोनों में अंतर आएगा, बाकी तो उससे भी आंसर आएगा इससे भी आंसर आएगा, नोट कर लो।